नमस्ते नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने के प्रतिपादक थे। तो अब्दुल करीम खान का संबंध किराना घराना से है। अब्दुल करीम खान का संबंध किराना घराना से है, यानी अब्दुल करीम खान जो हैं वो किराना घराने के एक प्रमुख प्रतिपादक हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है उसका संबंध कर्नाटक संगीत से है। और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। ये बात ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का संबंध जो है वो कर्नाटक घराने से है। आंध्र प्रदेश का संबंध जो है वो कर्नाटक घराने के संगीत से है। तो यहाँ यही पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है। तो हमारा आंसर होगा कर्नाटक संगीत। लेकिन अगर ये पूछा जाता कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि फीफा जो है वो फुटबॉल की सर्वोच्च नियामक संस्था है। तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई 8 फुट होनी चाहिए। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है वो 8 फीट होनी चाहिए। और फीफा जो है फुटबॉल की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। फुटबॉल मैचों को मैनेज करने वाली सबसे बड़ी संस्था जो है वो फीफा है। और फीफा के अनुसार जो फुटबॉल के गोल पोस्ट की ऊंचाई है वो 8 फीट होनी चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है अन्ना केरेनिना के लेखक कौन है। तो अन्ना केरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। अन्ना केरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय हैं। कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि धनपत राय श्रीवास्तव को किस नाम से जाना जाता है। तो धनपत राय श्रीवास्तव जो है वो प्रेमचंद का उपनाम है। यानी प्रेमचंद जो है वो धनपत राय श्रीवास्तव का ही उपनाम है। जो धनपत राय श्रीवास्तव हैं ये प्रेमचंद के नाम से अपनी कविताएं और कहानियां लिखा करते थे। धनपत राय श्रीवास्तव जो हैं वो प्रेमचंद के उपनाम से अपनी कहानियां और कविताएं लिखा करते थे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस जो है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं वो पंडित रविशंकर हैं। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय जो हैं वो पंडित रविशंकर हैं। और पंडित रविशंकर जो हैं वो सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर एक सितार वादक हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से, तो आपका आंसर सितार होगा। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी पंडित रविशंकर ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक हैं। तो भारत की एकमात्र महिला शहनाई वादक जो है वो है बागेश्वरी कंवर। बागेश्वरी कंवर जो है भारत की एक मात्र महिला संगीत शहनाई वादक हैं। तो बागेश्वरी कंवर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो बागेश्वरी कंवर का संबंध जो है वो शहनाई वादन से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है उड़ीसा के बारगढ़ जिले में धनु यात्रा भगवान विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है। तो उड़ीसा के बारगढ़ जिले में उड़ीसा के बारगढ़ जिले में धनु यात्रा जो निकाली जाती है उसका संबंध भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान श्री कृष्ण के अवतार से है। तो बारगढ़ में निकाले जाने वाले धनु यात्रा का संबंध भगवान कृष्ण से है। और भगवान कृष्ण के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। भगवान कृष्ण के 10 अवतारों का वर्णन जो है वो मत्स्य पुराण में मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान कृष्ण के 10 अवतारों का वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में। और ये पूछा जाए कि बारगढ़ जिले की धनु यात्रा का संबंध भगवान विष्णु के किस अवतार से है, तो भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में स्थापित किया गया है।
अगला क्वेश्चन, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो श्रीलंका के सबसे बड़े शहर का नाम कोलंबो है। श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर जो है वो कोलंबो है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र शैली कौन सी है? तो इनमें से जो बांधनी है जो है, ये गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र शैली है, यानी कपड़ों को पहनने की एक शैली है, बांधनी। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि गुजरात और राजस्थान की एक वस्त्र शैली कौन सी है, यानी गुजरात और राजस्थान में कपड़े पहनने की एक शैली कौन सी है? तो वो शैली है बांधनी। बांधनी का संबंध गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र से है। अगला प्रश्न है कि भटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है? तो भटियाली जो है वो पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। भटियाली पश्चिम बंगाल का लोक संगीत है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो था वो प्रथमा ग्रामीण बैंक था। भारत का पहला ग्रामीण बैंक प्रथमा ग्रामीण बैंक था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है कि अटल पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के तहत जो मासिक पेंशन दी जाती है उसकी न्यूनतम राशि 2000 है। अटल पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि 2000 है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला प्रश्न है कि ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऐसा स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं उसको सेटलमेंट प्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेटलमेंट प्लेस या बसाव स्थान। तो ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं उसको सेटलमेंट प्लेस या बसाव स्थान कहा जाता है। हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? तो कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। लोथल जो है वो गुजरात में है और धौलावीरा भी गुजरात में है। गुजरात में है। तो इसका मतलब राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। राखीगढ़ी हरियाणा। और हरियाणा के किस जिले में? तो हरियाणा के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में। तो यही पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में राखीगढ़ी स्थित है और हरियाणा में जो राखीगढ़ी है वो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में और धौलावीरा गुजरात में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि मिंजर मेला निम्न में से किस राज्य का एक लोक मेला है? तो मिंजर मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक लोक मेला है, यानी मिंजर मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, या मिंजर मेले का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था? तो भारत में पहला रॉकेट जो है वो 1963 में लॉन्च किया जाता है। भारत का पहला रॉकेट जो है वो 1963 में लॉन्च किया जाता है और यह एक साउंडिंग रॉकेट था। यह एक साउंडिंग रॉकेट था। तो कैसा रॉकेट था? साउंडिंग रॉकेट। ध्यान रखेंगे, भारत में पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च किया जाता है केरल के थुम्बा से। कहां से लॉन्च किया जाता है? केरल के थुम्बा से। और जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है यह एक साउंडिंग रॉकेट था। तो भारत का पहला रॉकेट 1963 में लॉन्च किया जाता है, यह एक साउंडिंग रॉकेट था और यह केरल के थुम्बा से लॉन्च किया जाता है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।